What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। देखिए लाइफ में थोड़ी बहुत तो टेंशन होना जरूरी है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग उसकी टेंशन ही नहीं लेंगे कि हाँ मुझे डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे आप लोग अपना टाइम अपने दिन पास करते चले जाएंगे। और जैसे ही एग्जाम सर पे आएगा तब आप लोगों को लगेगा यार अब तो पढ़ लेना चाहिए। तो फिर देखिए काफी देर हो चुकी होती है और नैया हाथ से निकल चुकी होती है। तो इसलिए मान लीजिए जैसे कि अभी होली है तो आप लोग होली को एंजॉय कीजिए, पर ये थोड़ी ना कि 24 आवर बस आप लोग होली खेल रहे हैं। इसमें से लगभग 5 से 6 घंटे या फिर 4 घंटे मिनिमम आप लोग निकाल के अपना काम कर सकते हैं। कोई लेक्चर आप लोग सुन सकते हैं, अपना थोड़ा बहुत जो आप लोगों को लगता है सब्जेक्ट काफी वीक है, थोड़ा बहुत उसको टाइम दे सकते हैं। तो देखिए ये एक तरीका होता है लाइफ को बैलेंस कर चलने का। अगर आप लोग सब चीजें छोड़ छाड़ कर बस हाँ हम लोगों को तो होली ही खेलनी है और इसी तरीके से 2-3 दिन तक इसी के रंग में रमे रहना है, तो देखिए ये तो तरीका नहीं होता है लाइफ को जीने का। तो क्या करना है, होली को शानदार तरीके से आप लोग को एंजॉय करना है। और जिस तरीके से अगर आप लोगों को कोई फेस्टिवल है, इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है, तो मॉर्निंग में अपना टाइम निकाल लीजिए 3-4 घंटे पढ़ने का। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग इवनिंग में लेट स्टडी करते हैं, वो उस तरीके से उसको एक तरीके से बैलेंस कर चल सकते हैं। पर लेकिन 3 से 4 घंटे, क्या मैं बोलूंगा मिनिमम 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, हर डे आप लोगों को। वैसे अगर देखा जाए एग्जाम टाइम में तो आप लोगों को ये स्टडी आवर बढ़ा देनी चाहिए, पर लेकिन अगर ये इस तरीके का कोई त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो तब भी आप लोगों को एक बैलेंस स्टडी कर चलना है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के द्वारा कुछ गाइडलाइन है किस तरीके से आप लोग अपनी होली खेल सकते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, हो सकता है आप लोगों को कुछ फायदा इससे हो। सबसे पहले बोला गया कि कभी भी देखिए शराब पीकर आप लोग किसी भी तरीके से गाड़ी मत चलाइए, खासकर त्योहार के उपलक्ष्य में तो बिल्कुल भी नहीं। ओवर क्राउडेड व्हीकल न करें, एक बाइक पर 5-5 बंदे बैठकर न घूमें। देखिए जरा सी खुशी के लिए आप लोगों की जान खतरे पड़ सकती है और ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके से इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप लोगों को भी और एक तरीके से सामने वाले को जिसका एक्सीडेंट होगा उसको भी ले डूबेगा। हेलमेट लगाकर ही आप लोगों को बाइक चलानी है, ये नहीं कि हीरोगिरी में आना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये देखिए आपके साथ साथ में आपकी फैमिली भी, मतलब एक त्योहार के दिन वो एक तरीके की दुर्घटना में जाएंगी तो क्या कंडीशन होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो हेलमेट लगाकर ही हमेशा गाड़ी चलाइए। एक ऐसा पर्सन जो कि नहीं पसंद कर रहा है होली खेलना, देखिए वैसे तो सब पसंद करते हैं, पर लेकिन कुछ होते हैं ऐसे तत्व सोसाइटी में जो नहीं पसंद करते हैं, तो ज्यादा इरिटेट न करें, बहस हो जाती है फालतू में। किसी भी वुमेन या फिर गर्ल को हरास न करें। अगर उसका मन है कि हाँ कलर लगाना चाहिए तो लगाएं, जबरदस्ती न करें, कोई फायदा नहीं है उससे, फालतू में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। किसी स्ट्रेंजर के ऊपर गुब्बारे फेंक के न मारे, इससे क्या हो सकता है यहाँ पर भी बहुत बड़ा इशू बन जाए बिना किसी बात का, तो ध्यान रखें इसके बारे में, ठीक है। और ये इसके अलावा बोला जा रहा है कि देखिए फाइट ना करें किसी के साथ में किसी भी रीजन से, और जो कलर हैं वो थोड़ा अच्छे वाले कलर यूज करें, क्योंकि स्किन को भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आप लोगों की। और इसी के साथ में देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग देखें, जैसे मैंने आप लोग कल भी बोला था, देखिए जो आप लोग जब भी होली खेलें तो थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखिए। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। नॉर्मली जब जब होली आती है उसके नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर आता है तो कई सारे ऐसे केसेस पढ़ने को मिलते हैं कि इस इंसान की आंखें खराब हो गई, उसमें कलर चला गया आंखों में, ये सब चीजें। तो थोड़ा सा इस पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। बाकी देखिए ये एक तरीके से सारी चीजें तो मानना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ जितना हो सके उतना कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अपनी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और अपना शानदार तरीके से, ये एक त्योहार होता है जो कि सेलिब्रेट करने का होता है, मिलजुल करना की लड़ाई करने के लिए। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है एंटीगुआ और बारबुडा। ये जाकर आप लोगों को मैप में नहीं हारना है, एंटीगुआ और बारबुडा कहां पर है इसकी लोकेशन, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। बाकी काफी कुछ शानदार है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस करने के लिए। पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। सबसे पहले जो बात की गई थी, ये बात की गई थी अजोव सी के बारे में, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है अजोव सी पर, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ये डिस्प्यूट खासकर जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला रीजन है वो हड़प लिया गया था रशिया के द्वारा, और तब से ये प्रॉब्लम यहां पर चली हुई आ रही है 2014 से लगभग, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। हमारी जो एयरफोर्स का ये है MiG-21 जो कि क्रैश हो गया था और हमारे पायलट पाकिस्तानी कस्टडी में पहुंच गए थे, तो ये प्लेन का नाम आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छा, किस कंट्री के द्वारा बनाया जाता है ये प्लेन जो कि हम यूज कर रहे हैं और इतना ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये यहाँ पर जो स्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था एंटी लिंचिंग, या कि जो लोग बाग मिलकर भीड़ के इकट्ठा होकर किसी को पीटने लगते हैं, मार देते हैं, बोलते हैं उसको मॉब लिंचिंग, तो उसके खिलाफ ला कुछ ना कुछ होना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि महिलाओं को अगर वर्क प्लेस पर जहां पर काम करती है
एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो उसके बारे में दो इस तरीके के जीओएम यहाँ पर स्टेब्लिश किए गए थे, यानी कि एक ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं या फिर एक तरीके का आप लोग समूह बोल सकते हैं जो बनाया गया था, जो कि यहाँ पर इन दोनों चीजों पर फोकस दे। ये राजनाथ सिंह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में बनाया गया, पर लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसी के साथ में हमारी कंट्री की जो नेवी है उसके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के साथ में हेल्प की गई, किसकी, मोजाम्बिक, क्योंकि वहां पर ये जो इडाई जो साइक्लोन है काफी लार्ज स्केल पर वहां पर इंपैक्ट डाल रहा है। गोवा की पॉपुलेशन लगभग 4.59 लाख आप लोग को देखने को मिली, जो कि काफी छोटा एरिया है, और यहाँ पर अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये डेटा था। वर्ल्ड स्पायरो डे सेलिब्रेट करते हैं मार्च 20 को। इसी के साथ में 14 दलाई लामा, ये माना जा रहा है कि हमारी कंट्री में रह रहे हैं 1959 से। इसी के साथ में बात ये निकल कर आ रही है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे क्या वो इंडिया से होंगे, तो इसके ऊपर भी काफी डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा देखते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल यहां पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है। बोला जा रहा है कि जो डीएमके के करुणानिधि और या ये डीएमके की जयललिता जी हुआ करती थी, उस टाइम पर कुछ और ही हो रहा था। आज की डेट में कंडीशन चेंज हो चुकी है यहाँ पर, तो काफी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पर जो लोकल पार्टी है उनको, आने वाले इलेक्शन में भी और आगे चलकर इंटरनल इलेक्शन में भी। तो तमाम पॉलिटिकल मुद्दा है, खासकर इलेक्शन से रिलेटेड पॉलिटिक्स दिखाई गई है, नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेटा के बारे में कुछ जिक्र किया जा रहा है, किस तरीके से क्या क्या बातें हैं उसके ऊपर नजर डालेंगे। आज की डेट में किसी को पकड़कर जेल में ले जाया जाता है तो कई बार उनको मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा टॉर्चर कर आखिर क्या सिचुएशन बनती है, इसके ऊपर नजर डालेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर डॉलर रुपये की वैल्यू के बारे में जिक्र किया जा रहा है, हल्का सा आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। कुछ पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इलेक्शन अभी जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि क्या सिचुएशन वहां पर इलेक्शन करने लायक है, उसके बाद में वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखते हैं क्या इलेक्शन कंडक्ट वहां पर कराया जाएगा, क्या सिचुएशन वहां पर बनने वाली है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, कई बार ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल हल्का सा इसके ऊपर नजर डालेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर कि टेररिज्म के खिलाफ जो फाइट है, जब तक आप लोग अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे किसी को, तब तक आप लोग उसको नहीं जीत सकते। तो आखिर क्या क्या बातें हैं इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग नजर डालेंगे। ये नीचे वाला साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो देखते हैं अभी जो रिपोर्ट निकल कर आई है क्या क्या बातें हैं, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। ये डेटा पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हल्का सा नजर फिर भी इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। बाकी यहाँ पर है ये आज का कार्टून आप लोगों के सामने। बताइए ये किस पर्सनैलिटी की पिक्चर है। यहाँ पर अभी फ्लोर टेस्ट हुआ था तो किस तरीके से ले देकर पास किया गया, तो कौन है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलता हूँ। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर डेटा के बारे में। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों को अपना प्लान बनाना है एग्जाम के लिए, कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के पास में डेटा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, किस सब्जेक्ट में बुरा हूँ, किसको कितना टाइम देना है, कहाँ पर मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है बैठकर। तो ये तमाम डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। पास्ट में आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस थी और आगे फ्यूचर में आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस आप लोग चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ये तमाम क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ये कब होगा, जब आप लोग अपने आप को एनालाइज करेंगे, यानी कि डेटा इकट्ठा करेंगे, एक A4 साइज की सीट पर लेकर अपने आप को आप लोग देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग को कोई पॉलिसी बनानी है अपनी कंट्री के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर या फिर पंचायत के लेवल पर, तो हमारे पास में डेटा होना चाहिए। कितने लोग एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, किस तरीके से सैनिटेशन का लेवल है हमारे पर्टिकुलर एरिया में। तो ये तमाम डेटा हमारे पास में रहेंगे, तभी उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कोई पॉलिसी लेकर आ पाएंगे। पर लेकिन रिसेंटली अभी यहाँ पर जो फिलहाल गवर्नमेंट है उसके द्वारा गला घोटा गया है डेटा का। बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट थी जो पास्ट में आया करती थी, पर लेकिन इनको अब प्रस्तुत नहीं किया गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट के फेवर में होती है तो गवर्नमेंट चिल्ला चिल्लाकर उसके बारे में बताती है, पर लेकिन जिस तरीके से इंप्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब से पता चला कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो काफी कम हो गया है, 45 साल में सबसे कम लोगों को जो मिल रही है, तो उस डेटा को रोक दिया गया, पब्लिक में नहीं लाने दिया गया। वो एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि डेटा लीक हो गया और पब्लिक में आ गया। तो उसी के चलते अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो डेटा प्रस्तुत करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, यहां पर यह इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से काफी क्रिटिसिज्म यहां पर फेस कर रही है। जब से बात की गई यहां पर जो डेटा को प्रस्तुत नहीं किया तब से लेकर 2 इंडिपेंडेंट मेंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, जिनके द्वारा रिजाइन दिया गया जब गवर्नमेंट ने डेटा प्रस्तुत करने से मना कर दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं कंडीशन घुमा फिरा के ये आती है कि हमारी कंट्री का अगर आप लोग हिस्ट्री उठा के देखेंगे डेटा से रिलेटेड, तो वो एक इतनी शानदार है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के डेटा को यहाँ पर खासकर इस तरीके से जो प्रस्तुत किया गया उससे सीख लेकर लोग आगे बढ़े हैं। पर लेकिन आज के में हमारी कंट्री में डेटा को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर झेलना पड़ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। और सब लोग आज के डेट में बोल रहे हैं कि पहले जो लेवल हुआ करता था वो लेवल नहीं है, लेवल जो है काफी डिक्लाइन यहाँ पर हो गया है। और उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत
प्रस्तुत नहीं करने जाते। इसी तरीके से कौशिक बासु जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, उनके द्वारा भी यही बोला गया है कि ये गलत तरीका है कि क्रेडिबिलिटी जो है इंडियन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की वो घटती हुई जा रही है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो एक काफी रिलायबल एजेंसी है, काफी शानदार तरीके से डेटा प्रस्तुत किया है, और उसके डेटा के प्रस्तुत करते हुए चलते हमारी कंट्री में अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से पॉलिसीज वगैरह भी बनाई गई हैं। तो स्टैब्लिशमेंट किया गया था जो ये स्टैटिस्टिकल्स जो यहाँ पर एडवाइजर गवर्नमेंट, ये बाई एनुअली नेशनल सैंपल सर्वे, इसी के साथ में ये CSO जो आप लोग बोलते हैं सेंटर स्टैटिस्टिक्स जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ में नेशनल इनकम कमिटी, ये सब इकट्ठा करके डेटा लाती और ये डेटा हमारी कंट्री में यूटिलाइज किया जाता अलग अलग तरीके से। जो ये स्प्रिट निकल कर आई तो पीसी महालबनीज, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा जब बात करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में भी। ये बोला जाता है हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने का बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है, जिनका नाम है प्रशांत चंद्रा, ये है महालनोबीज, ठीक है ना। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो इन्हीं के द्वारा 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल्स जो इंस्टीट्यूट है ये कोलकाता में फाउंड किया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो कि कई तरीके से डेटा प्रस्तुत करता था। और इसी के साथ में वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर भी कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारी कंट्री में और इंडियन कांग्रेस के द्वारा मिलकर यहाँ पर जो डेटा इकट्ठा किया गया, स्टैटिस्टिक्स से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई हमारी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद वो आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिली। अगर हमारे पास में डेटा नहीं है तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग डार्क साइड में हैं, यानी कि हमको यही नहीं पता है कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है, हमको यही नहीं पता है कि सिचुएशन कहां पर खराब है, कहां पर हम लोग को टाइम इन्वेस्ट करना है। जब आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, तो कैसे पढ़ाई करोगे आप लोग। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट में आप लोग कितनी कमांड है, और वो कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी जब आप लोग पेपर देंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आप लोग की रैंक निकल कर आएगी। उसमें आप लोग देखेंगे कि यार कितना काम करना है, कौन से टॉपिक कम है, किस टॉपिक पर कितना फोकस देना है, तो तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से डेटा नहीं रहेगा तो कैसे पॉलिसी हम लोग बना पाएंगे। और वो डेटा इकट्ठा किया जाता है इसके द्वारा, इन ऑफिस के द्वारा, और उनको आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये है एक तरीके से आप लोग पॉलिसी पैरालिसिस के मोड में जा रहे हैं। और अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये जो डेटा प्रस्तुत करने वाली हमारी कंट्री की इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए गए जिस तरीके से इनके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया पास्ट में, यानी कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क थी जो इनके द्वारा कंप्लीट की गई। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा 1950s में ये रिपोर्ट किया गया था कि हमारी कंट्री में जिस तरीके से अभी यहां पर रिसेंटली जो कॉम्प्रिहेंसिव सैंपल इंक्वायरी की गई है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, यानी कि जिस तरीके से डेटा इकट्ठा किया गया है, ये 1953 की बात की जा रही है, उस टाइम पर यहां पर इसकी इतनी बड़ाई की जा रही थी। इवन अमेरिकन जो स्टैटिस्टिशियन है जिनका नाम था डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, इनके द्वारा भी यहां पर यह बोला गया कि देखिए वो एक तरीके से कहीं ना कहीं भौचक्के रह गए जब यह पता चला कि महालनोबीज के द्वारा किस तरीके से सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा तैयार किया गया, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी जो ऐसे चैलेंजेस थे उसको पार करके आया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड की नजर थी हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो महालनोबीज के द्वारा प्लान तैयार किया गया था। क्या कहते हैं, चैलेंज नहीं था जी, चैलेंज बहुत सारे थे। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं अलग अलग जंगल में जाके, फॉरेस्ट में जाके, हिमालयन रीजन में जाके, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में जाके, डीप जंगल फॉरेस्ट में जाके, वाइल्ड जो बीस्ट वहां पर खासकर मैन ईटर जो एरिया में लोग रहते थे वहां पर जाके हर एक एरिया में जाकर इनके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया। यानी कि जो डेटा इकट्ठा किया गया, कई बार आर्म्स गार्ड भी इनके साथ हुआ करते थे, कई बार अपनी जान पर खेलकर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो यहां पर इसके अंदर काम करने वाले वर्कर थे उनके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया। तो ऐसे ही नहीं डेटा इकट्ठा किया जाता था पास्ट में। आज के डेट में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। आज के डेट में डेटा मिलना आसान है, डेटा आज के डेट में फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होता है और इतना ज्यादा अवेलेबल होता है इतनी जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन एक टाइम ऐसा था जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पर कैसी सिचुएशन हैंडल की गई हमारे इस ऑफिस के द्वारा, तो ये बहुत ही सराहनीय बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आखिर किस किस फील्ड में क्या क्या डेटा इकट्ठा किया गया, तो किस तरह की कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्रॉप हमारी कंट्री में कैसा फसल है, आज के डेट में क्या हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, इंडस्ट्री या फिर ट्रेड या फिर लैंड होल्डिंग पैटर्न क्या है हमारी कंट्री का, ये तमाम मुद्दे ये इसके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया और उसके बाद में अच्छी अच्छी पॉलिसीज हमारी कंट्री में बनाई गई। एडवर्ड डेमिंग के द्वारा अगर बात करें, उन्होंने बोला कि नो कंट्री डेवलप, अंडर डेवलप या फिर ओवर डेवलप हैज सच वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसी हमारी कंट्री के पास में इंफॉर्मेशन है, किसी भी कंट्री के पास में इस तरीके का डेटा नहीं है। यहां तक की बात इनके द्वारा बोली गई, ये अमेरिकन है जिनके द्वारा ये बात की गई। प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें जो कि 1962 में यहां पर अगर आप लोग देखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे जनरेट किया गया इसके द्वारा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉवर्टी लाइन की जो बात निकल कर आई, वो जो डेटा तैयार किया गया उससे यूएसए ने सीखा। यूएसए की पॉवर्टी लाइन यहां पर आई 3 साल बाद में। यूएन के जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है और यूएन के जो सब यहां पर कमीशन है स्टैटिस्टिक्स ऑन सैंपलिंग, उनके द्वारा भी काफी कुछ इंडियन जो ऑफिसेज हैं उनसे सीखा गया और अपने वहां
वहां पर जाकर उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड इससे सीख रहा था, जिस तरीके का हमारा सैंपल सर्वे यहां पर हम लोगों ने डेवलप किया और जिस तरीके से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। पर लेकिन देखिए हिस्ट्री जो है हम लोग कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से धुंधला कर रहे हैं, जिस तरीके की ये रिएक्शन निकल कर आ रही है, अंडरमाइन कर रहे हैं जो कि पावर है यहाँ पर इस ऑफिस की, ये हम लोग को साइड में करना पड़ेगा। खासकर इसको और सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को, वरना कहीं ना कहीं जो ये बार बार गतिरोध आ रहे हैं ये ऐसा इंपैक्ट डालेंगे कि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो एक तरीके से जो ग्रेविटी है वही खत्म हो जाएगी यहाँ पर। हालांकि पास्ट में गतिरोध आए हैं, पर लेकिन इरिपेयरेबल लॉस अगर होगा तो देखिए फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि छोटा मोटा लॉस हो तो रिपेयर किया जा सकता है, इरिपेयरेबल अगर लॉस हुआ तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन मुद्दों पर भी ध्यान देकर चलना चाहिए। ये एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर टेररिज्म के बारे में बात की जा रही है कि देखिए अगर कोई किसी तरीके से किसी कंट्री में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से उसको एक तरीके से कंप्लीटली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रिलीजन के नाम पर हम लोग उसको काउंटर करें। किसी भी रिलीजन में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है कि वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करे। हालांकि ये सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो खासकर पुलिस, आर्मीज या ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, उन सबके हाथ में होती है। अगर आप लोग देखें जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि किस तरीके से आखिर वो वहां पर पहुंच गए। तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर? आखिर जब पता था कि इतने सीआरपीएफ के जवान वहां पर जा रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी गाड़ी, एक ऐसे तो है नहीं कि वहां पर छोटे सा कोई चूहे जैसा रोबोट था वो जाकर घुस गया और सबको उड़ा दिया। इतनी बड़ी गाड़ी वहां पर पहुंची जिसके अंदर इतना सारा वहां पर वो बम वगैरह मटेरियल था और वो वहां पर पहुंचा, तो ये पॉसिबल कैसे हो गया? क्या इंटेलिजेंस एजेंसी सोई हुई थी वहां पर? इस तरीके से क्या वहां पर क्यों ऐसे स्टेप नहीं उठाए गए ताकि यहां पर सिक्योर किया जा सके? क्यों उनको हवाई कवर नहीं दिया गया? ये तमाम मुद्दे यहां पर बोलने की बात आती है। सत्यपाल मलिक जी के द्वारा बोला गया कि देखिए वो सेटिस्फाई थे कि यहां पर एक तरीके से अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए, और बोला कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर ही नहीं हुआ है यहां पर। जब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ है यहां पर तो फिर ये कंडीशन कैसे बन गई? इतनी खतरनाक सिचुएशन कैसे हो गई कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए बिना किसी वॉर में लड़े हुए, अपना बिल्कुल एक तरीके से कुछ तो घर से आ रहे थे वापसी। तो किस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं? तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है ना, वो सबसे खतरनाक सिचुएशन है। जो एक्चुअल में फोकस देना था वो नहीं किया गया कि कहां पर ये सिक्योरिटी के जो ब्रीच हुए, कहां पर ये अलग अलग कमेंट निकल कर आ रहे हैं अलग अलग पॉलिटिशियन पार्टी के, इसको वोट के तौर पर भुनाने के लिए या फिर जनता का ट्रस्ट गेन करने के लिए। अगर एक पॉलिटिशियन कहीं पे जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर तो सारी जो रोड होती है वो ब्लॉक कर दी जाती है कि कौन पॉलिटिशियन आ रहे हैं भैया, महान हस्ती आ रही है। पर लेकिन जब हमारी कंट्री के जवान गए तो वहां पर वो रोड क्यों ब्लॉक नहीं की गई? आखिर क्यों इतनी एक तरीके से बच्चों वाली हरकत यहां पर की गई और जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई? तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर निकल के आ रहे हैं यहां पर। तो टेररिस्ट के खिलाफ अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि सक्सीड होना है हम लोगों को, तो किसी ने किसी को तो अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा कि वो इंसान वहां पर था, उसकी ये गलती है जिसकी वजह से यहां पर ये हरकत हुई। यानी कि जिस तरीके से अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंट होता है तो यहां पर पता होना चाहिए ना कि किस इंसान की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी तरीके से तो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हम लोग पोस्ट अटैक रिटेलिएशन जो हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने भी उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिए, वो सेलिब्रेशन छोड़कर ये देखिए कि फ्यूचर में इसको कैसे टैकल कर चलना है। क्या जितनी सिक्योरिटी पॉलिटिशियन को प्रोवाइड कराते हैं उतनी सिक्योरिटी हमारी जवान को नहीं प्रोवाइड करा सकते हम लोग? जो हमारी सिक्योरिटी करते हैं वो भी इंटरनल कंट्री के अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। तो देखिए ये सब कहीं ना कहीं जो हरकतें चल रही हैं ये गलत तरीका है। अपनी सिक्योरिटी को हम लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि सबके सामने अगर इस तरीके की हरकतें की जा रही है तो फिर कहां से एक तरीके से लोगों का ट्रस्ट अगर एक बार को ब्रेक हो गया ना कि हाँ हमारी सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है ढंग से, तो फिर देखिए ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कुछ भी बात होती है नेशनलिज्म के खिलाफ यहाँ पर ये बातें चलने लगती हैं, ये नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिस्ट नहीं है। एक तरीके से तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जो एक तरीके से ब्रीच करने की कोशिश करते हैं जो फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं। यानी कि जो मुद्दा है प्रेजेंट में उसको ढकने के लिए दूसरा मुद्दा स्टार्ट कर दिया जाता है। डिमोनेटाइजेशन चलाया गया था ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। जब ब्लैक मनी कंट्रोल नहीं हुई तो ये बोला हम तो इसको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या फिर कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे। तो देखिए वही मुद्दे हैं यहाँ पर कि जो फोकस देने वाली चीज है वो फोकस नहीं देते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। और ये हर एक गवर्नमेंट करती है। पास्ट में कांग्रेस के द्वारा किया गया, अब बीजेपी कर रही है। तो ये हरकतें क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, इन लोगों को माफ कर देते हैं, फिर इलेक्शन आते हैं, फिर मन मर्जी से अपना वही कास्ट, रिलीजन, धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी समझ से वोट दीजिए, ना कि इन सब एक्टिविटी में पढ़कर वोट देनी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी कोई पॉलिटिशियन आप लोगों के मोहल्ले पड़ोस में आता है, सिटी में आता है कहीं पर, तो वहां पर उस टाइम पर जाम कर दिया जाता है सब कुछ कि हाँ पॉलिटिशियन आ रहा है। पर लेकिन 40 यहां पर इतने जवान शहीद हो गए, उसके लिए इनके द्वारा ये स्टेप नहीं उठाए गए। तो ये सोचने वाला मुद्दा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हेल्थी प्लैनेट के लिए, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है वो हेल्थी होना चाहिए। तो किस तरीके से यहाँ पर, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये छठी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई। इसमें बोला गया हेल्थी प्लैनेट हेल्थी पीपल। अगर हमारा प्लैनेट अच्छा रहेगा, पोल्यूशन कम रहेगा, जो गर्मी है वो कम रहेगी, तो तभी हम लोग यहाँ पर हेल्थी लोग यहाँ पर रह पाएंगे। इंडिया की अगर बात करें तो
8.3 या फिर 8.4 ट्रिलियन तक यहां पर सेव कर सकता है अगर 1.5 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम किया जाता है। हमारा इंटरेस्ट जो एम है वो भी 1.5 से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो देखने वाली बात है कि कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए अलग अलग लेवल पर काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में हम लोग को टेक्नोलॉजी पर फोकस करना पड़ेगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, खासकर टेक्नोलॉजी ऐसी निकाल कर लाई जाए ताकि जिस तरीके से आज के में देखिए आप लोग फ्रिज एसी वगैरह यूज कर रहे हैं तो स्टार टेक्नोलॉजी यहां पर आ रही है कि स्टार लेबलिंग के साथ में आ रही है, यानी कि आप लोगों से बिजली का बिल इतना आएगा ही नहीं, यहां पर काफी कम आएगा क्योंकि बिजली काफी कम खर्च हो रही है वहां पर। पहले ये ऐसा नहीं था, काफी लार्ज स्केल पर खर्च होती थी। तो टेक्नोलॉजी शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरीके का सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि जो खेतों में किसान है उनको भी जो पुआल वगैरह जलाना पड़ता है उसकी कमी आ जाए। किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, गाड़ियां ऐसी बनाई जाए खासकर बैटरी के ऊपर चले हो और खासकर जो इतना तरीके का जो खासकर पॉल्यूशन सिटीज में फैला जाता है उसको हम लोग रोक सकें। तो टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी तभी ये काम हो पाएगा। तो ये इस तरीके से आज की डेट में अगर कोई भी कंट्री एक अच्छे लेवल पर है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसके द्वारा टेक्नोलॉजी के अंदर किया गया है। अभी रिसेंटली न्यूज में थी कोस्टरिका। कोस्टरिका एक कंट्री है जिसके द्वारा ये बोला गया कि वो चाहते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी 2021 तक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहां पर यह है कि जितना कार्बन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कार्बन कंज्यूम किया जाए, यानी कि उतना ही आप लोगों को उसको कम करना है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि सामने वाले को एक थप्पड़ मारा जाए, सामने वाला भी एक थप्पड़ मार दे तो न्यूट्रल हो गया भैया। तो कहने का मतलब यहां पर ये है। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। पेड़ काट दिए 15 तो 15 ही पेड़ हम लोगों को लगाने हैं। ये न्यूट्रलिटी लेकर चलनी है। जितना कार्बन हम लोगों ने प्रोड्यूस करा है उतना ही उसको कम करने की कोशिश करनी है। तो इस फंडे पर अगर काम कर पाएंगे तभी आप लोग बैलेंस रख पाएंगे। अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा और कंज्यूम कर रहे हैं कम तो देखिए फिर खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। तो उन सब चीजों को कैसे फोकस देकर चल सकते हैं जिसकी वजह से यहां पर मिलियंस ऑफ लोगों की प्रीमेच्योर डेथ होती है, यानी कि वो लोग जिनकी एज होने से पहले ही गुजर जाते हैं। ये आज के डेट में इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल उसके ऊपर प्ले कर रहा है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन यहां पर इन चीजों को हैंडल करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एजुकेशन के साथ में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में, या फिर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है यानी कि जो भी सिंगल एक टाइम यूज करते हैं प्लास्टिक उसको फेंक देते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिड्यूस करनी पड़ेगी जो फूड वेस्टेज है, यानी कि जरा सा खाते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, कंडीशन आप लोग काफी देखने को मिलती है। तो आखिर इनका आंसर कौन देगा? सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, रीयूज रिसाइकिल की बात कब करेंगे हम लोग? जुडिशरी वैसे हर जगह कंट्रोल करती है तो यहां पर हम लोग क्यों जुडिशरी का यूज करके चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं? डिबेट करने की बात की जा रही है तो इसके ऊपर डिबेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग जो गरीब लोग हैं वो एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते भैया, उनको खाना नहीं मिल रहा है। अपनी हेल्थ के लिए वो ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो एयर प्योरीफायर लाएंगे यहां पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कैसे इन चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सकते हैं और कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पब्लिक गवर्नेंस के साथ मिलकर सबको काम करना पड़ेगा। अच्छी पॉलिसीज के साथ में पॉलिसीज आए और उसके साथ में वो इंप्लीमेंट भी हो तो वो भी ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये बोला गया है GEO 6 के अंदर। तो देखते हैं यहां पर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 6 की रिपोर्ट कितना फायदा पहुंचाती है एनालाइज करने में सिचुएशन को, ताकि कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके। कई बार ऐसी न्यूज निकल कर आती है किसी पर्टिकुलर इंसान को बंद किया जाता है जेल के अंदर और पुलिस टॉर्चर करती है, उसको मारती है और उसका गुनाह भी नहीं होता है, उसको बोला जाता है कि ये एक्सेप्ट कर कि तूने ही ये गुनाह किया है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी के ऊपर यहाँ पर आर्टिकल है। इससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को लिखना है, तो कोशिश कीजिएगा आंसर देने की 200 शब्दों में। बोला गया कि लगभग 2 डिकेड हम लोग को हो चुके हैं। हम लोगों ने जो UN का कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर या फिर पनिशमेंट उसको हम लोगों ने साइन किया पर अब तक रेक्टिफाई नहीं किया, यानी कि अपनी पार्लियामेंट के द्वारा रेक्टिफाई करके इसको लॉ नहीं बनाया है। तो देखिए इंडिया को साइन क्यों करना चाहिए, ये बात यहां पर बोली गई, क्यों इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो बात ये की जा रही है यहां पर कि किस तरीके से यहां पर कंडीशन है उसको हैंडल करने के लिए ये जरूरी है। ह्यूमन राइट का हनन होता है। 2017 में की बात की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जब बात की गई यहां पर तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को ऐसे किसी लॉ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो काफी लिबरल है। हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो काफी शांत स्वभाव के लोग हैं और हमारा ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट टॉर्चर हमारी सोसाइटी में ही नहीं है, टॉर्चर नाम का कोई कॉन्सेप्ट। अभी बात की जा रही है बिहार के अंदर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अभी 2 लोगों की जान चली गई पुलिस कस्टडी के अंदर। उनके ऊपर जो केस था वो चोरी का और मर्डर का केस था। तो यहां पर उनकी जो बॉडी घर आई वापस, तो उनकी एक तरीके से बॉडी वापस घर आई, वो वापस घर नहीं आए। ये जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली, ये कंडीशन ये थी कि जब उनकी बॉडी आई उनके ऊपर कई सारे ऐसे निशान थे, यानी कि उनको बुरी तरह टॉर्चर किया गया था, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है कस्टडी के अंदर, जो यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ये बहुत ही
ये बहुत ही एक तरीके से और ये फ्रीक्वेंटली चीजें हो देख रही है और इस तरीके की चीजें यहाँ पर ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि ये अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर स्टडी के अंदर आप लोग किसी को मार देते हैं, कोर्ट में मैटर जाए, कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाए, उसके द्वारा यहाँ पर पनिश किया जाए, वो समझ में आता है। पुलिस कौन हो गई यहाँ पर सजा सुनाने वाली? पुलिस तो भैया एक इंटरमीडिएटरी है। यहाँ पर सोल्यूशन देखे जाकर किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सकता है। पुलिस के अंदर कस्टडी में अगर डेथ हो रही है तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है सिस्टम का। लोगों को शांत करने के लिए क्या कर दिया जाता है, कुछ का ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया कुछ समय के लिए। जिसके खिलाफ एफआईआर दी गई उसका किसी का पर्टिकुलर नाम यहां पर नहीं लिया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बोला गया बिहार पुलिस को 6 वीक के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दो आप लोग। और हालांकि देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो इस तरीके की अगर कंडीशन यहाँ पर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने भी बोला है कि जल्दी से जल्दी अपनी टीम भेजी जाए वहां पर और सोल्यूशन निकाला जाए। तो वोट एंड वेट सिचुएशन है अभी देखने वाली बात यह है। पर लेकिन अगर पास्ट की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे विद इन ए लास्ट फ्यू ईयर के अंदर 144 डेथ हो चुकी है पुलिस कस्टडी में। 40% जो लगभग कंप्लेन यहां पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में जा रही है वो कस्टोडियल वायलेंस की जा रही है, यानी कि बाहर जो वायलेंस हो रहा है उसकी बात नहीं की जा रही है, कस्टडी में जो वायलेंस किया जा रहा है पुलिस के द्वारा उसकी यहां पर मैक्सिमम केस जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में। तो ये सोचने वाली कंडीशन है कि यहां पर किस तरीके से यहां पर हैंडल किया जा रहा है। पुलिस यहां पर सारा सबूत इकट्ठा किए बिना अपने आप यहां पर सोल्यूशन निकाल दे रही है और पुलिस कई बार जो होती है वो हैंडल की जाती है पावरफुल लोगों के द्वारा। तो अपने आप को बचाने के लिए किसी और को भी फंसाया जाता है, ऐसी भी बहुत बार कंडीशन देखने को मिलती है जो कि नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा इसके बारे में। अगर बात करें लोअर जुडिशरी जिसकी ड्यूटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर रही है, वो भी सतर्क नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर जो डॉक्टर जो एनालाइज करना चाहिए जिसको इसको प्रॉपर वे में उसकी भी ढंग से यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आती है, इनके चीजों को दबाने की बात की जाती है, एविडेंस ढंग से इकट्ठे नहीं कर पाते हैं अगर कस्टडी में किसी की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि पावरफुल लोगों के द्वारा डेथ की गई है, वहां पर जो है किसी के कंट्रोल में चल रही है सारी चीजें, तो सब कुछ सबूत वगैरह मिटा दिए जाते हैं, सब कुछ वहां पर एक तरीके से खत्म कर जाता है, कोई भी लीगल प्रोसीजर वहां पर फॉलो नहीं किया जाता है। इस तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जाती है और ये बिल्कुल गलत तरीका है एक हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और टॉर्चर कोई टूल नहीं है यहां पर कि आप लोग सामने वाले इंसान को जबरदस्ती ये कन्फेस करवाओ कि हाँ तूने ही ये क्राइम किया, जबकि कई बार उसने किया भी नहीं होता है। कई बार एक तरीके से वैसे उठाकर ले जाते हैं बिना किसी बात के अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। लोकल एरिया में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको बताने के लिए भैया हम लोगों ने 2-4 आदमियों को उठा लिया है और उनको पूरी रात भर पीटेंगे और सुबह तक उनसे एक्सेप्ट करवा लेंगे कि हाँ भैया तुमने ये क्राइम किया है। तो ये ऐसी हरकतें करेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर इस तरीके पर आप लोगों को सोचना चाहिए। केरला पुलिस की तरीके से केरला पुलिस ने यहाँ पर इस तरीके की चीजों पर स्टेप उठाए, यानी कि पुलिस को यहां पर बोला गया कि इस तरीके से हरकतें नहीं करनी है, इस तरीके की सिचुएशन को आप लोगों को कंट्रोल करना है। इसी तरीके से यहां पर तेलंगाना के अंदर भी कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए हैं जिनके द्वारा अगर किसी को कोई ऐसी हरकतें होती है तो उनको हॉस्पिटल में भी ले जाया जा रहा है, उनके इलाज वगैरह कराया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को सिचुएशन को हैंडल करके चलना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। जो आज के में ये कंडीशन की जा रही है पुलिस कस्टडी के अंदर, ये कोई तरीका नहीं यहां पर ये जजमेंट दिलाने का, यानी कि ये कोई तरीका नहीं है आप लोग को जस्टिस देने का। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन यहां पर होना चाहिए, वो अकाउंटेबल होना चाहिए वो पर्सन जो ऐसी हरकतें यहां पर कर रहा है। और इसी के साथ में इंडिया ने साइन किया है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997, तो इसको साइन तो किया पर लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया है। जबकि बांग्लादेश देखिए आप लोग, बांग्लादेश के द्वारा स्ट्रॉन्ग लॉ पास कर दिया गया 2013 में, हमसे पहले हमसे पड़ोसी देश के द्वारा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इसी की कंडीशन की वजह से जब हम लोग कई तरीके के ऐसे जो लोग हैं जिनको बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में लाने की बात करते हैं तो वहां की कंट्री मना कर देती है, बोलती है कि यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी ढंग से नहीं हो रही है, एक तरीके से इनह्यूमन तरीके से लोगों को जेल में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कई सारी कंट्री तो जो है वहां पर हमारी कंट्री के जो लोग हैं जो कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, रिटर्न करने से उनको मना कर देती है इसकी वजह से कई बार। तो ये भी यहां पर मुद्दा रहता है, तो इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से रूल ऑफ लॉ आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वोलेट किया जा रहा है और ये इनह्यूमन कंडीशन हमारी कंट्री में क्रिएट कर दे रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी छवि ये बेकार कर रहा है अगर इस तरीके से देखकर चला जाएगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आप लोग बताइए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों हम लोगों को इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर ये देना है कि आखिर क्यों लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत सारी आप लोगों के सामने है, इस तरीके से इसको जरूरी है कि लॉ की हेल्प से इसको टैकल किया जाए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर डॉलर और रुपये के बारे में। अगर बात करूं यहाँ पर डॉलर और रुपये की तो इसके ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रखी है, डिटेल में आप लोगों को कैसे कैसे रुपये की वैल्यू चेंज होती है डॉलर के कंपेयर में और हिस्ट्री हमारी क्या रही है, बहुत शानदार तरीके से डिटेल में ये डिस्कस किया गया है। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए आखिर किस तरीके से रुपये और डॉलर की वैल्यू चेंज होती है। तब जाकर बहुत सारे आप लोगों के इकोनॉमिक आर्टिकल तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी। हमारी कंट्री में अगर लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि अगर
जनता के हाथ में पैसा होना चाहिए, तो सीधा सीधा पर्पज क्या होगा उसका? सीधा सीधा पर्पज ये होगा कि जनता के पास में अगर मनी रहेगी तो देखिए वो कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे। आप लोगों के हाथ में पैसा होगा तो आप लोग पार्टी करने जाएंगे, कुछ किताबें खरीदेंगे, इसी के साथ में कुछ कपड़े खरीदेंगे। पैसा नहीं होगा तो ये सारी चीजों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि आप लोगों को अगर यहाँ पर कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले जनता के हाथ में मनी दीजिए। और मनी कैसे जाएगी? जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। और वो कैसे होगी? जब आप लोग यहाँ पर इसको अवेलेबल कराएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की गई थी। उसमें क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदता है और सिक्योरिटी खरीदने के बाद में मनी प्रोवाइड कराता है। तो ये काफी अच्छा एक स्टेप है यहाँ पर काम करने का। अब बात की जा रही है डॉलर रुपी स्वैप के बारे में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है डॉलर खरीदे जाए और रुपी में रिटर्न दिया जाए। यहाँ पर एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आरबीआई के द्वारा परचेज करने की बात की जा रही है 5 बिलियन डॉलर, खासकर फ्रॉम द बैंक्स, जो कि यहां पर उसको रुपी में एक्सचेंज किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर रुपी में एक्सचेंज किया जाता है तो देखिए तो हमारे पास में रिजर्व बढ़ रहा है डॉलर की फॉर्म में, और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो खत्म हो चुकी है उसको बढ़ाने का काम करेगी। अगर लिक्विडिटी यहां पर बढ़ती है इस तरीके से, जो कि नॉर्मली हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी इन्फ्यूज करता है। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है जिसके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट को आकर देता है, ये आरबीआई को आकर देता है। उस सिक्योरिटी के बदले ये क्या करते हैं? ये आरबीआई इनको पैसा देता है। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों को कोई टोकन मिला, ठीक है ना, आप लोग क्या बोले? आप लोगों ने बोला पैसे देकर सामने वाले इंसान को कि भैया ये टोकन दे दो, मुझे जाकर कुछ सामान खरीदना है। अगर आप लोगों को सामान नहीं खरीदना है तो टोकन वापसी दे दो और पैसे अपने ले जाओ। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। यानी कि टोकन देने का मतलब वापसी है। जब यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोकन लेता है तो वो मनी देता है लोगों को और उसको यूज किया जा सकता है। तो बैंक ऑफ फॉरेक्स रिजर्व भी यहां पर बढ़ने वाला है और यहां पर हेल्प भी होने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक नया तरीका यहां पर यह है जिसकी वजह से हम लोग एक मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं बिना ओपन मार्केट ऑपरेशन के भी। और कहीं ना कहीं ग्रेजुअली हम लोग डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर, जो पुरानी चीजें, उनको भी यहाँ पर साइड में किया जा सकता है अगर इस तरीके से हम लोग नया तरीका खोजकर लेकर आते हैं मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल जो मेथड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कई बार बिगड़ा हुआ भी नजर आता है, ढंग से काम नहीं करता है, तो फॉरेक्स स्वैप जो स्कीम है यहाँ पर, ये नई डायमेंशन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। पर लेकिन इसकी वजह से भी कई बार डिस्टोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए रूपी और डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है ना, अगर मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है डॉलर तो देखिए क्या होगा, उसकी वजह से एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा। कम अवेलेबल है तो उसकी वजह से अलग इंपैक्ट पड़ेगा। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल साधारण सा उदाहरण है। मार्केट में टमाटर जो है वो कम अवेलेबल है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 रुपए पर केजी तक भी मिल जाएंगे ये। फिर अगर मार्केट में ये भरमार में अवेलेबल है तो सड़कों पर पड़े हुए मिलेंगे और 2-2, 4-4, 5-5 रुपए किलो मिलेंगे। तो इस तरीके से समझिएगा, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पर डॉलर की तो एक तरीके से महंगा हो जाएगा रुपए के कंपेयर में, और ज्यादा अवेलेबल है तो सस्ता हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो रुपये और डॉलर की जो वैल्यू है वो चेंज होती हुई आप लोगों को नजर आती है कई बार। तो उसकी वजह से भी आप लोग यहां पर ये कंडीशन इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दोनों देखने को मिलती है। कई बार अलग अलग कंट्री के द्वारा अपनी करेंसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है, अपनी कंट्री में लिक्विडिटी लाने की बात की जाती है, जैसे यूएसए जैसी कंट्री हो गई, उसकी वजह से भी हमारी जैसी कंट्री के ऊपर कई बार इंपैक्ट पड़ते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है मैंने यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखने के बाद में आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कौन कौन सी डायमेंशन है यहाँ पर अच्छे तरीके से। अगर इसको यहाँ पढ़ाने बैठूंगा फिर से तो ये लगभग 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो जाएगा। फिर जैसी 30-40 की फेयर में या उससे ऊपर लेक्चर जाता है आप लोग सब चिल्लाने लगते हैं सर लेक्चर छोड़ा करो, लेक्चर छोड़ा करो। बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे। देखिए मैं कोशिश ये करता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं, ठीक है ना। तो देखिए कोशिश उसको जितना कम करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक तरीके से कम टाइम में ज्यादा डिलीवरी करने की कोशिश की जाती है। तो ये इससे कम अगर टाइम जाएगा तो फिर देखिए उसका कोई मजा नहीं रह जाता है। ना तो मेरा पढ़ाने में मजा आएगा, कुछ चीजें छूटेंगी, ना मुझको सेटिस्फेक्शन होगा, ना आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। तो थोड़ा सा अगर लेंथी लेक्चर हो जाता है 40 मिनट के एयरफेयर में तो उसको एडजस्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, फिर से उसको समझा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने में कुछ बिगड़ नहीं रहा है, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, मूवीज नहीं देखी जा रही है, टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर ये, ओके। तो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो जाता है तो उसके साथ में कोऑपरेट कीजिए। और दूसरी साइड में जितना बड़ा लेक्चर होता है उतना ही ज्यादा मुझे नुकसान होता है। अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, डिकोड करने में टाइम लगता है। जितना छोटा लेक्चर होगा उतना ही मुझे फायदा होगा। तो बड़े लेक्चर में तो आप लोगों के फायदे के लिए, मेरा तो नुकसान ही है एक तरीके से बड़ा लेक्चर बनाने में। तो इस तरीके से भी आप लोग देखिए तो थोड़ा सा ज्यादा सीखने को मिल जाएगा, तो उसमें कुछ घट नहीं रहा है। तो सीखिए जितना मिल रहा है, ज्ञान बटोरिए, ओके। आगे चलता हूं। तो दोनों जगह आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है इस तरीके से। जब बात की जाती है डॉलर की अवेलेबिलिटी मार्केट में होती है तो रुपये की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होती है, और लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट में उसके ऊपर भी इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा सिंगल टूल से। तो इस तरीके से जब यहाँ पर बात आती है कि कैसे इसको टैकल करके चलना है तो काफी अच्छे से सोच समझकर स्टेप उठाना पड़ता है।
आखिर कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए लिक्विडिटी कम है, तो लिक्विडिटी कम है तो अलग अलग तरीके से यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो प्राइवेट कंपनी या फिर जो हम जैसे इंसान बैंक से अगर लोन लेने जा रहे हैं तो उनको पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। और खासकर अगर बात करें, इलेक्शन आ रहा है अभी, तो काफी कैश विड्रॉ होगा यहाँ पर, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अलग तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, बैंक में से बहुत ज्यादा पैसा निकाला जा सकता है, तो लिक्विडिटी और ज्यादा आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, तो ये एक अलग तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और खासकर इलेक्शन ईयर को तो अलग तरीके से देखा जाता है, ह्यूज मनी सर्कुलेशन होता है मार्केट में, पता नहीं क्या क्या खरीदा बेचा जाता है, दुनिया भर की कंडीशन चलती है, तो एक अलग ही तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलती है इलेक्शन के ईयर में। तो वो भी काउंट कर यहां पर चलना पड़ता है जब लिक्विडिटी की बात करते हैं। और ये लिक्विडिटी स्कीम यहां पर आ रही है, ऊपर से इलेक्शन ईयर आ रहा है, तो कैसे बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा और किस तरीके से सबके लिए अवेलेबल हो। अगर कोई पैसा लेना चाहते हैं तो देखिए फायदा क्या होगा, बिजनेसमैन को आसानी से पैसा यहां पर मिल जाएगा, बैंक भी यहां पर आसानी से जो मनी है वो नीचे लेवल पर यानी कि लोन के तौर पर लोगों को दे पाएंगे। जो बोरो करना चाहते हैं उनको लो इंटरेस्ट रेट पर यहां पर लोन को मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, अपना अलग अलग तरीके से काम किया जा सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा पर्पज ये होता है, कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा था, बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि एनपीए बन रहा था। अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, अच्छे से पैसा अवेलेबल है और अच्छे से मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है पैसा, तो देखिए ये कंट्री की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। पर लेकिन सीधा सीधा फंडा ये है कि बैलेंस कैसे बना रहे हैं आप लोग इनके बीच में। पर लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मुद्दे देखकर चले तो ये दोनों ही तरीके से आप लोग देखते हैं। अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसका भी नेगेटिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि मिसयूज किया जाता है, और कम होती है तो फिर अलग अलग तरीके से इकोनॉमी पर इंपैक्ट डालती है। कई बार आप लोग यहाँ पर नजर ऐसी देखने को मिलेगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पर्टिकुलर एरिया में ही लोन दिया जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है लोन। जिस तरीके से किसान है ना कई सारे, तो जिन किसानों को लोन मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पाता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो अपना मजे लेते हैं लोन के। तो इस तरीके से बैलेंस बनाकर चलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो लिक्विडिटी होना और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ, किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है हैंडल। आगे चलते हैं, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एक डेटा के बारे में बात की जा रही है, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये अभी आई है और हमारी कंट्री की रैंक है इसमें 140, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। लास्ट ईयर जो थी वो 133 थी, अब की बार थोड़ी सी कम हो गई है। तो कहने का मतलब ये है 2019 में हम लोग इतने खुश नहीं है जितने 2018 में थे, ये बोल सकते हैं यहां पर इस रैंक के हिसाब से। इसी के साथ में टॉप किसके द्वारा किया गया है ये आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। फिनलैंड है कंट्री जिसके द्वारा यहां पर सेकंड ईयर टॉप किया गया है। इस खासकर रिपोर्ट के अंदर ये माना जाता है कि वहां पर लोग जो है वो ज्यादा खुश हैं। आगे चलता हूं, चाइना के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर, ये कुत्ता यहाँ पर बनाया गया है, खासकर जो ये कुत्ता यहाँ पर बनाया गया टेक्नोलॉजी को यूज करके। खासकर तो बात ये की जा रही है, इसको बोला जा रहा है शार्लक होम्स ऑफ पुलिस डॉग, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुत्ता अगर ये बना पाते हैं तो इससे फायदा क्या हो रहा है, जो क्लोन यहाँ पर बनाया गया उससे फायदा ये होगा कि जो ट्रेन किया जाता है कुत्ते को वो कॉस्ट इनकी बच जाएगी, आसानी से उसके ऊपर टाइम कम लगेगा और एक अच्छा कुत्ता यहाँ पर ये डेवलप कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो काफी आगे की बात सोच रहे हैं यहाँ पर चाइना वाले, चलिए अच्छी बात है, सीखना पड़ेगा कुछ इन लोगों से भी। आगे बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती कि जो मायावती चीफ हैं उनके द्वारा बोला गया कि वो 2019 के इलेक्शन नहीं लड़ने वाली हैं। कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी के द्वारा ऐसी बातें बोली गई थी, देखते हैं अब आगे बात क्या निकल कर आती है। नेक्स्ट जो बात बोली जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि जो लोन वेवर जो स्कीम है उसको बंद कर दो जब तक इलेक्शन होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहां पर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, कैश ट्रांसफर हो रहा है यहां पर, तो उसको नेगेटिवली मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर एक आईएएस ऑफिसर थे जिनकी 225 करोड़ की प्रॉपर्टी यहां पर, ये अभी एसेट थी इनकी, यहां पर आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा सीज की गई है। इनके पास में 3 लग्जरी कार और इसी के साथ में इमूवेबल लगभग 20 प्रॉपर्टी थी, यानी कि कई सारे इनके पास घर थे। अगर नॉर्मल आईएएस की सैलरी के हिसाब से बात करें तो इनकी 5 पीढ़ियां भी इतना पैसा नहीं कमा पाएगी। तो सारा पैसा कहीं से आता ही आता है, करप्शन का पैसा, यानी कि जनता का पैसा लूटा जाता है अपनी पोजीशन का गलत यूज करके या फिर मिसयूज करके। ये बहुत फ्रीक्वेंट कंडीशन देखने को मिलती है, तो गलत बात है यहाँ पर। ये पीएम किसान योजना की बात करें जो कि यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, प्राइम मिनिस्टर की जो योजना थी यहाँ पर कि 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 की यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। तो लगभग 44% लोगों के पास में नहीं पहुंची है, जबकि 10 दिन ही यहाँ पर बचे हुए हैं फर्स्ट जो पेमेंट है उसका डेडलाइन जाने में। तो आखिर कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, काफी सारे लोग यहाँ पर जो है इसकी वजह से हाहाकार मचा, काफी कुछ देखने को मिला, पर लेकिन अब तक काम नहीं किया जा रहा है। तो कब तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, देखते हैं कैसे हैंडल किया जाता है। पाक जो है वो बोल रही है कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही है उसको बेचकर वो अपना जो लोन है वो चुकाएंगे, अपना कर्ज जो है वो उसको चुकाएंगे। देखते हैं कैसे चुका पाते हैं, कर्ज काफी बड़ा है, इससे तो काम नहीं चलने वाला है। आगे देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। आईडीबीआईडी बैंक है हमारी कंट्री में, उसका नाम चेंज करने की बात की गई, आरबीआई से गुहार लगाई गई, आरबीआई ने मना कर दिया। नाम चेंज किस में करना था, एलआईसी बैंक में रखना था या फिर एलआईसी आईबीडीआई बैंक रखना था, क्योंकि एलआईसी के द्वारा इसके 51% के करीब शेयर अभी खरीदे गए थे, तो इसलिए यहां पर नाम में चेंज करने की बात की जा रही थी।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हर एक इंसान को इंक्लूड करके आप लोगों को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है होली को। यहाँ पर जो लोग जिनको नहीं दिख पाता है, जो कलर को नहीं समझते हैं कि कौन सा कलर है, उनके द्वारा होली खेली जा रही है कोलकाता में फूलों से, ठीक है। तो एक काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये महानदी है, कहां पर रिवर है, कहां पर ये उड़ीसा के अंदर में। तो यहाँ पर फिशरमैन अपनी मछली पकड़ रहे हैं। रिवर वगैरह कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, उसको एक तरीके से मैच करने के लिए कि कहां पर ये सिचुएटेड है, तो लोकेशन हल्का सा आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर इदई जो अभी साइक्लोन देखने को मिला मोजाम्बिक या फिर मालावी में, काफी खतरनाक सिचुएशन है। कई दिनों के बाद भी यहाँ पर लोग जो है वो प्रॉब्लम में है, सब एरिया यहाँ पर डूबे हुए हैं। तो ये कंडीशन काफी खतरनाक है, आप लोगों के सामने है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये है लोकेशन एग्जैक्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसकी आप लोग लोकेशन याद रखिएगा। ये हो गया यूएसए और यहाँ पर है, इसकी बात करें कैपिटल की तो है गई रोड टाउन, और यूएस जो डॉलर है यहाँ पर वो करेंसी के तौर पे यूज किया जाता है, और ब्रिटिश ओवरसीज ये टेरिटरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है। कंट्री का नाम बताना है जिसने फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल नेशन होने की बात किया 2021 तक, तो ये बताना है ये काम करेगी। इसकी जो 200वीं एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। ऑफिशियल कस्टडी में लगभग 144 डेथ देखने को मिली लास्ट ईयर। आखिर यहाँ पर कितने % जो कंप्लेन जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाती है वो यहाँ पर पुलिस कस्टडी से रिलेटेड होती है, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया ने साइन किया है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कब साइन किया है इसको ये बताना है आप लोगों को। कौन सी कंट्री ऐसी है जो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना जो उधारी है वो चुकाने की बात कर रही है, ये है क्वेश्चन। यहां पर कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अपना नाम चेंज करने की बात की गई पर आरबीआई ने मना कर दिया, ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो बात निकल कर आ रही है ये है इंडिया के द्वारा जो अभी हैप्पी से रिलेटेड जो रैंक निकल कर आई, यानी कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो हमारी रैंक कितनी रही है ये आप लोगों को बताना है। अगर बात की जाए साइंटिस्ट की, तो कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुत्ता डेवलप किया है जो कि एक ऑलरेडी ट्रेन कुत्ता होगा, तो किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया, कौन सी कंट्री के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। लेक्चर थोड़ा हो सकता है आप लोगों के लिए लेट हो जाए क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। मोबाइल से इसको अपलोड किया जाएगा तो कई बार 1-1 घंटा तक इसको लग जाता है जब मोबाइल से अपलोड करता हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेट चलाने वाले भी अपनी जो होली है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज लेक्चर थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। बाकी आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को टाइम पे मिलने वाला है, तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार, अच्छे से आप लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो, इसके बाद में बैक टू द स्टडी। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।